गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। एक आखिरी प्रॉपर्टी बचा हुआ है, चौथा नंबर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। ये जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद फिर एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होएगा, वेंट हॉफ फैक्टर, और वही टॉपिक के बाद फिर सारा न्यूमेरिकल आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए, चौथा नंबर प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। अगर इलेवेशन लिखा रहता तो उसका मतलब होता है बढ़ना, डिप्रेशन लिखा हुआ है इसका मतलब है घटना, फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। जैसे सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट मिलाते थे नॉन वोलेटाइल तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, लेकिन अगर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले लिख रहे हैं कि व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added to solvent, when non-volatile solute is added to solvent, then its freezing point decreases. This is called डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सॉल्वेंट है, इस कंटेनर में कोई सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का T1 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब इतना टेम्परेचर पे ये फ्रीज कर जा रहा है। अब इस सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to it। अगर मान लीजिए कि इस सॉल्वेंट में कुछ वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही मिलाएंगे सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्वेंट जैसे ही सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्वेंट में बोले कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, जैसे ही ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो जितना टेम्परेचर पे ये फ्रीज कर रहा है उससे कम टेम्परेचर पे ये फ्रीज करने लगेगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। पहले अगर T1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा है तो अब T1 से कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। ये बड़ा टेम्परेचर है और ये छोटा टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन टाइम ऑफ फ्रीजिंग बढ़ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट घटा लेकिन टाइम ऑफ फ्रीजिंग बढ़ जाएगा। ये जितना देर में फ्रीज होगा उससे ज्यादा देर में ये फ्रीज होगा। ये पहले जमेगा, ये देर से जमेगा। कुछ कुछ बच्चों को ये बात लगता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोग को, कि ये देर से कैसे जमेगा, जब इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया तो इसको जल्दी जम जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा दिमाग में ऐसे सेट कीजिए कि इसको कुछ मान लीजिए कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। ये मान लीजिए कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 3 डिग्री सेल्सियस है, कोई सॉल्वेंट है 3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। अब बोल दिए कि ये फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो इसको इससे छोटा मान लीजिए कि 1 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको अगर फ्रीज करना है इसको या इसको, किसी को फ्रीज करना है
तो आप रेफ्रिजरेटर में डाल दिए फ्रीज होने के लिए, तो अभी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको फ्रीज होने के लिए डाल दिए। अब धीरे धीरे रेफ्रिजरेटर में इसका टेम्परेचर घटेगा, 25 से 24 होगा, 24 से धीरे धीरे 20 होगा, घटते घटते 15 होगा। अब आप बताइए कि पहले कौन आएगा, 3 की 1? तो पहले घटते घटते पहले 3 आएगा, इसका मतलब कि पहले ये फ्रीज होगा और उसके बाद फिर 1 आएगा, फिर ये फ्रीज होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, बोले कि हाँ फ्रीजिंग पॉइंट घटा, लेकिन टाइम ऑफ फ्रीजिंग बढ़ जाएगा, जल्दी ये फ्रीज होगा, ये देर से फ्रीज होगा, ये बता रहे हैं। तो अभी नॉर्मल बात पहले बताए कि कोई भी सॉल्वेंट है, अगर आप उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दीजिएगा तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये ज्यादा है टेम्परेचर और ये कम है टेम्परेचर। तो अगर मान लीजिए कि आप ज्यादा में से कम को घटाएंगे, T1 में से T2 को घटाएंगे, तो जो वैल्यू आएगा इसी को बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो आपको T1 में से T2 को घटाना है। T1 क्या है? तो T1 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, T1 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, माइनस T2 करना है। T2 क्या है? तो T2 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो बोले कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब निकालना है तो T1 में से T2 को घटाना है। T1 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, T2 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें से इसको माइनस करिएगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा कि कितना से फ्रीजिंग पॉइंट घटा है। अब देखिए, वीडियो को रोक रोक के आप बोर्ड पर से जो भी है नोट्स कॉपी पे नोट करें और उसके बाद जब आप नोट कर लें तब फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं। इतना लिखने के बाद जैसा कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लिखे थे वैसा ही लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कि इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के मोलालिटी पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये याद रखना होगा। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा और वो कांस्टेंट है KF। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कांस्टेंट को बोलते थे मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो कांस्टेंट है KF, इसको बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पर इस कांस्टेंट का एक और नाम हुआ करता था इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां इस कांस्टेंट का एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वहां जो KB है उसका वैल्यू पानी के लिए लिखवाए थे, बोले थे याद करने के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहां ये जो वाटर है उसके लिए KF होगा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल।
जैसे मोलल इलेवेशन कांस्टेंट को डिफाइन किए थे, ठीक उसी अंदाज में इस मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को भी डिफाइन करेंगे। बोले थे कि किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना है तो उसको जो इक्वल टू के इधर वाला साइन जो भी चीज लिखा हुआ है उसके इक्वल कर देना है। तो ये दोनों इक्वल कब होगा? जब इसका वैल्यू 1 होगा। तो उसको पढ़ सकते हैं कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। तो लिख रहे हैं केएफ का डेफिनेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट is defined as depression in freezing point of a solution. Molar depression constant is defined as depression in freezing point of a solution when molality of solution is 1। जब सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 होगा तब जो सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसी को मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कह देंगे। इसी तरीके से मोलल इलेवेशन कांस्टेंट का भी डेफिनेशन बताए थे कि जब सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 होगा तब जो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का उसको मोलल इलेवेशन कांस्टेंट कहते थे, केबी कहते थे। यहाँ केएफ को डिफाइन किया। तो ये टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग का हो गया। ये चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम। एक बात का जरूरत पड़ सकता है जो आप जानते ही होंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273.15 केल्विन। इसका जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, इसको दिमाग में रखना होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, इसको लिखेंगे 373.15 केल्विन। तो ये बात दिमाग में रखेंगे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, मतलब अगर सॉल्वेंट के रूप में वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, और अगर सॉल्वेंट के रूप में वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गया, लेकिन अभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। न्यूमेरिकल बने आपसे, इसके लिए आपको एक टॉपिक अभी जानना होगा, वैन 't हॉफ फैक्टर। वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, उसको ध्यान से धीरे धीरे समझना होगा। वीडियो को रोक रोक के 2 बार 3 बार आप वीडियो को रिपीट करिएगा, खूब अच्छे से समझ में आएगा। और जब वो समझ में आ जाएगा तब सारा सवाल एकदम आसान लगने लग जाएगा। लेकिन अभी तुरंत चाहिएगा कि सारा क्वेश्चन बन जाए, तो तुरंत से नहीं बनेगा। यही कारण है कि आपको क्वेश्चन अभी तुरंत नहीं करवाया जा रहा है। थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ा लेने दीजिए, वैन 't हॉफ फैक्टर, उसके बाद क्वेश्चन पूरा बनवाते हैं। अब कॉपी पर हेडिंग देना है अगला टॉपिक, कॉपी पर अगला टॉपिक हेडिंग दीजिएगा वैन 't हॉफ फैक्टर। वैन 't हॉफ फैक्टर, इसको आई से डिनोट करते हैं। सुनिए मेरा बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो पहले बताए थे कि सॉल्यूशन के उन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। वैसा कोई भी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का वैसा कोई भी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आप चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला देखिए, सब में आपको सॉल्यूट का मोल पक्का मिलेगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखिए, उसके फॉर्मूला में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मतलब
पहले तो मोल ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, तब डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं। इसका मतलब कि सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रहा है। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताएं तो उसमें डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला ही होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका मतलब कि वहां भी मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी डिपेंड कर रहा है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिपेंड कर रहा है। मतलब जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, चारों में आप देखें कि सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो कहता है कि ऐसा कोई कोई सबस्टांस होता है, ऐसा कोई कोई सॉल्यूट होता है जिसको जब आप सॉल्वेंट में डालिएगा तो वो या तो डिसोसिएट कर जाएगा या तो एसोसिएट कर जाएगा। जी फिर से सुनिए, कुछ कुछ ऐसा सॉल्यूट है जिसको आप जैसे ही सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो या तो डिसोसिएट कर जाएगा या तो एसोसिएट कर जाएगा। अगर डिसोसिएट किया तो उसका नंबर बढ़ जाएगा, अगर एसोसिएट किया तो उसका नंबर घट जाएगा। तो नंबर अगर बढ़ रहा है या नंबर अगर घट रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू में भी बदलाव आ जाएगा, और जिस फैक्टर से बदलाव आएगा उसी फैक्टर को वैन हॉफ फैक्टर कहते हैं। कोई पूछे कि क्या है वैन हॉफ फैक्टर, तो आपको बताना है कि देयर आर सम सॉल्यूट which when added to solvent either undergoes dissociation or association, due to which their number either increases or decreases. This lead to change in the value of colligative property by a factor I called Van 't Hoff factor. तो यही बात पहले वर्ड में लिखेंगे, there are some substance, there are some substance which undergoes dissociation or association. There are some substance which undergoes dissociation or association when added to solvent. Due to this, their number either increases और डिक्रीजेज। बोले कि ऐसा कुछ कुछ सब्सटेंस है जो या तो टूट जाता है या तो जुट जाता है जब उसको सॉल्वेंट में हम लोग ऐड करते हैं। इस कारण से उसका नंबर या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। दिस चेंज या दिस लीड्स टू change in the value of colligative property by a factor I called Van 't Hoff factor। पहले ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। वैन 't हॉफ फैक्टर के बारे में तो एक बात बता दिए कि अगर सॉल्यूट में टूटने वाला नेचर है या जुटने वाला नेचर है तो सॉल्यूट का नंबर या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू में भी चेंज आएगा एक फैक्टर से, उसी फैक्टर को वैन 't हॉफ फैक्टर कहेंगे। जैसे मेरा बात सुनिए, आप 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं,
पहला पढ़े हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला देखे हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। लेकिन अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट ऐसा है जिसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन वाला नेचर देखने को मिल रहा है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तब फॉर्मूला लगेगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। बताए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हो जाएगा एक फैक्टर से जिसको कि वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं। तो फॉर्मूला में एक आई जुड़ जाएगा। आई जुड़ जाएगा कहने का मतलब कि फॉर्मूला में एक आई भी लग जाएगा। तो यहां हो गया आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक नया आ गया फैक्टर वेंट हॉफ फैक्टर। फॉर्मूला ऐसा कब होगा? व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर सॉल्यूट टूटने वाला या जुटने वाला नेचर का हुआ तब ऐसा फॉर्मूला होगा। जैसे दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला था Kb इंटू एम। लेकिन अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट में टूटने वाला या जुटने वाला नेचर है तब फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। मतलब फॉर्मूला में एक आई बढ़ गया। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इज इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी। लेकिन अगर सॉल्यूट टूटने वाला या जुटने वाला नेचर का हुआ तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। चौथा जो अभी हम लोग पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो है केएफ इंटू एम। लेकिन अगर सॉल्यूट ऐसा है जिसमें टूटने वाला या जुटने वाला नेचर है तब फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। मतलब आई नहीं लगा रहेगा अगर नॉर्मल सॉल्यूट है जिसमें कि डिसोसिएशन एसोसिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, तब आई नहीं लगेगा। आई लगेगा अगर सॉल्यूट में टूटने वाला नेचर या जुटने वाला नेचर है तब। तो आई लगाना है अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नेचर वाला सॉल्यूट है तब, और आई नहीं लगाना है जब नॉर्मल सॉल्यूट है तब। अब इसको क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूट टूटने वाला नेचर का है कि जुटने वाला नेचर का है, वो सब हम आपको बात डिटेल में समझाएंगे। पहले तो आई कैलकुलेट करने का 3 फॉर्मूला है, पहले वो 3 फॉर्मूला लिखवा दे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेंट हॉफ फैक्टर। देखिए ये जो वेंट हॉफ फैक्टर है वो निकालने का 3 फॉर्मूला है। सबसे पहला नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये एक फॉर्मूला हुआ। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अभी आपको हो सकता है कि ये लगे कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जैसे CH4 है तो इसका मास तो नॉर्मल ही होगा, एबनॉर्मल क्या हो गया फिर? नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है? तो ये सब अभी आप दिमाग में लाएं भी नहीं, अभी आप केवल फॉर्मूला लिखने का काम करें। फॉर्मूला हम इतने अच्छे से आपको एक क्वेश्चन के मदद से समझाएंगे कि सारा फॉर्मूला एकदम ब्लड में नाचने लगेगा। अभी आप केवल फॉर्मूला को नोट करें। अभी एक फॉर्मूला नोट करें आई निकालने का, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। दूसरा आई निकालने का ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सब का हम मतलब समझाएंगे खूब अच्छे से। आपको अभी केवल फॉर्मूला लिखना है। आपको पहले भी बता रखे हैं कि इस चैप्टर में एक पन्ना बना लीजिए फॉर्मूला वाला, जितना भी फॉर्मूला आते जाए आप उस पन्ने में लिखते जाइए। आई निकालने का एक फॉर्मूला, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम ये सब बताएंगे कि कैसे आप पता करेंगे कि फॉर्मूला में आई लगाना है कि नहीं लगाना है, और आई ऐसे ये फॉर्मूला लगा के कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला लगा के कैसे बनाएंगे। हम एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से आपको सिखाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको कब लगाना है ये फॉर्मूला, कैसे लगाना है ये फॉर्मूला, सबका आइडिया हो जाएगा। अभी आप केवल फॉर्मूला लिखें। तीसरा लिखें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अभी हम आपको फॉर्मूला नहीं समझाए हैं, अभी हम आपको केवल आई निकालने का फॉर्मूला बताए हैं कि ये फॉर्मूला होता है। पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ और आगे बताते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। देखिए, अब वेंट हॉफ फैक्टर में आगे बढ़ने जा रहे हैं। कमजोर बच्चों से ये मेरा नम्र निवेदन है कि वो पेशेंस रखेंगे, ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्लास 11th का यहाँ यूज होने जा रहा है। जैसे सॉल्यूट का टूटना, सॉल्यूट का जुटना, तो जहाँ टूटने वाला बात आया वहां पर थोड़ा सा बात पहले ये दिमाग में रखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी पास किए किसी कंपाउंड में और वो आयन में टूट गया, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो आयन में टूट गया, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार का है, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सुनिए, धीरे धीरे पेशेंस रखते हुए पहले चीजों को समझिए, उसके बाद फिर वेंट हॉफ फैक्टर में हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन जब तक इसका जानकारी खूब बढ़िया से नहीं होगा तो वेंट हॉफ फैक्टर का क्वेश्चन एकदम नहीं बनेगा। इसीलिए पहले इसको हम अच्छे से क्लियर करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार का है, स्ट्रॉन्ग और वीक। सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं। डेफिनेशन लिखिएगा, द इलेक्ट्रोलाइट which dissociates the electrolyte which dissociates completely into ions, the electrolyte which dissociates completely into ions are called strong electrolyte।